हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपनी जो 10वीं का साइंस का जो तीसरा पार्ट है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज हम इसका एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहला प्रश्न यह है बच्चों कि आघात वर्ध्यता वह गुण है जिससे, आपका ऑप्शन ए कहता है कि धातु से तार खींचा जा सकता है, बी कहता है कि धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, और सी है आपका कि धातुएं चमकीली होती है, और डी धातुएं ध्वनिक होती है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आघात का मतलब क्या होता है? पीटना। ठीक है ना। और वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? फैलना, यानी पीटने पर फैलता है। यानी सीधी सी बात है कि आपका इशारा बी की तरफ कर रहा है। ठीक है ना। यानी कि धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। तो इस आघात वर्ध्यता वह गुण है जिससे धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न ये है हमारा तन्यता। ठीक है। तन्यता वह गुण है, तो तन्यता का मतलब होता है कि धातु से तार खींचा जा सकता है। यानी कि जो धातुएं होती है उनको उनसे पतली पतली तार खींची जाना, इसी को तन्यता कहा जाता है। जैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से, ठीक है ना, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोना धातु की जो तन्यता है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। चाहे वो तन्यता हो या आघात वर्ध्यता हो, तो तन्यता का मतलब होता है कि धातु से तार खींचे जाने की इस गुण को ही क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये आपका बी नंबर ऑप्शन गलत होगा, चमकीली नहीं होगा, ध्वनिक नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि सोना धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए बी नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगला मेरा प्रश्न यह है कि निम्न में कौन सी धातु की आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है? तो तन्यता भी सोना की अधिक होती है और आघात वर्ध्यता भी। तो एक बात याद रखें, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है पीटने पर फैलना, यानी पीटने पर क्या होता है? फैलता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। बच्चे आप इस बात पर ध्यान दीजिए, आघात यानी क्या होता है? हमला करना, यानी पीटना, और वर्ध्यता के मतलब क्या अर्थ लगाएंगे कि फैलना। ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि धातुओं का वह गुण जिससे कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न होती है। बच्चे आवाज उत्पन्न हो रही है, यानी कि SOUND, साउंड, यानी कि ध्वनि। तो अब चले जाइए ऑप्शन में, चेक करिए, कठोरता होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, चालकता भी नहीं, तन्यता भी नहीं। ये आपका इशारा कर रहा है ध्वनि की तरफ। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो प्रश्न बार बार आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखना, आपसे क्या पूछा है इस पर ध्यान दो। धातु पूछा है ना। देखो बच्चे, अगर धातु पूछेगा ना तो आप बड़े आराम से बताना कि पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। पारा का ही नाम है क्या? मरकरी। और जब आपसे अधातु पूछ देना तो ये बच्चे याद रखना, उसका आंसर ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। तो आप मुझे बताओ कि आपसे धातु पूछा है कि अधातु पूछा है? तो सीधी सी बात है, धातु पूछा है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए पारा। अब तो पारा है नहीं, तो आप ये भी याद रखें, मरकरी, पारा और मरकरी दोनों एक ही चीज है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न आ गया फिर दोबारा वही कि कौन सी अधातु है। अच्छा, ये अलग प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु है, अधातु में धातु जैसी क्या होती है? चमक होती है। अच्छा, एक मिनट भाई, निम्न में कौन सी अधातु है? ये ध्यान देना, अधातुएं चमकीली नहीं होती, चमकीली तो धातुएं होती है। आपने धातु का गुण पढ़ा होगा तो, लेकिन ये कह रहा है कि एक ऐसा भाई अधातु है
जो कि वो चमक उसमें होती है, तो इसमें चेक करना है भाई वो कौन है। ग्रेफाइट भी अधातु है बच्चे, है ना, आयोडीन भी अधातु है ना, ब्रोमीन भी अधातु है, ये भी याद रखना, इसमें क्लोरीन भी अधातु है, सब अधातु है, लेकिन इसमें एक कोई ना कोई जरूर है जिसमें चमक होती है, वही बताना है आपको कौन है। तो इसका आंसर होना चाहिए आयोडीन। क्या होना चाहिए? आयोडीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है? भाई वो कौन है? इस चारों, ये तीनों के तीनों आपका अधातु है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। याद रखे बच्चे, अधातुएं विद्युत का सुचालक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है। अरे वही जो लकड़ी का पेंसिल होता है ना आपका, उस पेंसिल में जो ये होता है ना, जो काला काला पदार्थ जिससे आप लिखते हैं अपने कॉपी में, तो उसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई? ग्रेफाइट बोला जाता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट याद रखेंगे अधातु है और विद्युत का क्या होता है? सुचालक है, ठीक है ना। ब्रोमीन से भी एक सवाल आता है कि वो कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो बताना है आपको, ब्रोमीन। और आयोडीन से भी एक सवाल आएगा कि वो कौन सा अधातु है जो कि बहुत चमकीला होता है, तो वो भी आपको आंसर देना है कि आयोडीन, ठीक है। लेकिन याद रखें, इसमें प्रश्न का आंसर आपका होना चाहिए ग्रेफाइट, यानी सी नंबर बिल्कुल मेरा उत्तर होगा। अगला मेरा प्रश्न ये है बच्चे कि मुलायम धातु जिन्हें चाकू से क्या होता है? काटा जा सकता है। ऐसी बात है ना कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है ना जो मुलायम होती है, जो कि उसको हम बोलते हैं सोपाली। ये ट्रिक है बच्चे, सोपाली। अब सोपाली का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सो का मतलब होता है सोडियम, तो भाई तो दिया है। पा का मतलब होता है पोटेशियम, ये भी दिया हुआ है। ली का मतलब होता है लिथियम, ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए डी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? डी नंबर होना चाहिए। यानी सोपाली बड़ी ही मुलायम होती है, जिसे चाकू से क्या किया जा सकता है? आसानी से काटा जा सकता है। ये याद रखिए बच्चे। सोपाली का फुल फॉर्म चलो बताओ। सो का मतलब बताना, पा का मतलब बताओ, ली का मतलब बताओ। कमेंट में जल्दी बताना मुझे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न यह है कि निम्न गलनांक बहुत कम होता है उसका, वो कौन सा धातु है जिन हथेली पर रखने से ही वो पिघलने लगता है? ठीक है ना, तो वो है आपका गैलियम भी और सीजियम भी। इसका मतलब आपका सी नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसी धातुएं होती है जिनको आप हथेली पर रखेंगे तो ये हथेली से उष्मा पाकर क्या करती है? पिघलना शुरू हो जाती है। तो याद रखें बच्चे, गैलियम और सीजियम। आपका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर, तो वो है कौन? वो है कौन? बता मुझे। क्या लोहा है? क्या हीरा है? क्या ग्रेफाइट है या प्लेटिनम है? तो इसमें सबसे कठोर जो होना चाहिए बच्चे वो होता है आपका हीरा। याद रखे बच्चे, कार्बन के दो अपरूप होते हैं ना मुख्य रूप से, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट, है ना। तो ये भी याद रखिए कि हीरा जो होता है वो सबसे क्या होता है? कठोर होता है। बी नंबर बिल्कुल आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं कौन सी गैस मुक्त करती है? तो भाई जल के साथ, है ना, जल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती है ना तो वो क्या करती है? हाइड्रोजन गैस देती है बच्चे। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। इसे याद रखेंगे, ठीक है, कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि अम्ल के, देखो आ गया ना, अम्ल के साथ करे चाहे जल के साथ करे धातु अभिक्रिया तो कौन सी गैस देगी? कौन सी गैस देगी भाई? हाइड्रोजन। कौन सी गैस देगी? हाइड्रोजन, H2। याद रखेंगे, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि एक्वारेजिया, ठीक है ना, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अम्लराज, ठीक है, में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होते हैं? तो देखो ऐसा है ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों का मिश्रण होता है अम्लराज, यानी एक्वारेजिया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 भाग होता है। अगर इनका स्थान चेंज हो जाए, जैसे यहां पर पहले नाइट्रिक हो जाए, ठीक है, और तब आपसे पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3। लेकिन आपका आंसर होना क्या चाहिए इसमें?
पहले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया है, इसलिए 3 भाग इसका होना चाहिए और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, ठीक है ना। और स्थान बदलने से अनुपात भी बच्चे बदल जाएगा। इसका जो आंसर होना चाहिए 3:1 होना चाहिए। ये एक ऐसा अम्ल राज्य, एक ऐसा मतलब कि मिश्रण है जिसमें क्या होता है, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुएं जो होती है वो गलने लगती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आप जाकर जब अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखोगे ना, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि सबसे कम इसमें गोल्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोना। क्या बोलते हैं बच्चे? सोना। चलो सोना का संकेत बताओ, याद रखना Au होता है। सोडियम का बताओ बच्चे Na, सिल्वर का बताओ Ag, बोलो Ag। पोटेशियम का बताओ K होता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो D होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? डी आंसर होना चाहिए। वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे क्या होती है? गोल्ड होती है, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि आयनिक यौगिक का उदाहरण है। आयनिक यौगिक, अब जरा नाम से जानो। आयनिक, आयनिक का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस, आयन 2 होते हैं ना, ऋणात्मक आयन, धनात्मक आयन। तो आयनिक यौगिक का मतलब कि जो यौगिक होगा वो आयनों से बना होगा। तो जैसे आपका NaCl, आप NaCl की बात करते हैं तो Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस, तो ये आयनों से बना होता है बच्चे, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे कि इसे हम आयनिक यौगिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? C नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि 1 ग्राम सोने, अरे भाई तो पहले ही बताया ना कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 2 किलोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो 2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात याद रखना इसी समय कि सोने की शुद्धता की जो माप होती है ना, वो कैरेट में की जाती है बच्चे। किसमें की जाती है? कैरेट में की जाती है। इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला मेरा प्रश्न यह है कि निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताओ वायु का प्रभाव इसमें किस पर नहीं पड़ता? तो सोडियम, लोहा। अरे सोडियम तो खुली हवा में छोड़ दोगे तो आग पकड़ लेता है भाई। इसमें लोहा है, जंग लगता है नहीं लगता है लोहा में? तांबा में भी जंग लगता है, मतलब कि इस पर भी हरी परत बैठ जाती है। तो सीधी सी बात है कि सोना जो है, ए नंबर जो है मेरा, सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अगर सोना पर वायु का प्रभाव पड़ता है ना बच्चे, तो सोना सोना नहीं रहता, सोना सोना नहीं रहता। ए नंबर होना चाहिए भाई इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि सबसे, भाई ये तो रुकना यहीं पर रहा, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक, जब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में देखेंगे ना, तो सबसे ऊपर एकदम शिखर पर जो होगा वो होगा पोटेशियम। क्या होगा बच्चे? पोटेशियम। तो सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है। इसका संकेत के होता है, और सोडियम का जो होता है Na होता है, और सिल्वर का होता है Ag होता है, और तांबा का तो Cu होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? ए होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु, तंतु का मतलब फिलामेंट, किस धातु का बना होता है? तो सीधी सी बात है भाई, सारी दुनिया जानती है कि वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है बच्चे कि पित्तल क्या है? अरे भाई पित्तल क्या है? पित्तल क्या है? पित्तल तो मिश्र धातु है ना। पित्तल तो मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस जस्ता, ठीक है ना। तांबा प्लस जस्ता, यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है ना। ये याद रखना, पित्तल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, इसको आप बोलते हैं ना पीताजी। तो पी से क्या बोलोगे? पित्तल। ता से क्या बोलोगे? तांबा। जी से क्या बोलोगे? जिंक। अरे भाई जस्ता को जिंक भी बोलते हैं और तांबा को कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा सब। तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो सीधी सी बात है, आंख बंद करके सी पर मारो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। अरे भाई रासायनिक सूत्र नमक का पूछा है, तो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, MgCl2, CaCl2, इनमें से कोई नहीं। तो NaCl होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये याद रखना, नमक का सूत्र होता है। भूलोगे तो पिटाओगे भाई, बता दे रहा हूं मैं। अगला मेरा प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? सबसे बेस्ट होता है, यानी कि सबसे अच्छा चालक होता है, तो वो होता है Ag। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं बच्चे? सिल्वर, Ag, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि आभूषण बनाते समय, भाई तू रुक ना, कहां भाग रहा है इधर। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कुछ मात्रा में तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भाई देखो ऐसा है कि शुद्ध सोने में अगर
तांबा या चांदी ना मिलाइएगा ना, तो उससे तो आभूषण पहले बनवे नहीं करेगा, सीधी सी बात है, इसलिए उसमें मिलाया जाता है। तो ज्यादा लाभ कमाया जा सके, नहीं भाई, इसके लिए नहीं कि आभूषण में क्या आ जाए, कठोरता आ जाए, इसके लिए किया जाता है। ये सब गलत है, अफवाह है, गलत है, इससे इसको मत लगाओ। आभूषण में कठोरता लाने के लिए किया जाता है ऐसा, ठीक है ना। अगर तुम इसमें कुछ ना मिलाओगे ना, शुद्ध सोने का बना दोगे ना, तो वो आभूषण जो बनेगा ना वो बिल्कुल मुलायम होगा, ठीक है ना, वो अपनी आकृति तो बदल लेगा बार बार, ठीक है। इसलिए तांबा और चांदी मिलाना आवश्यक होता है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के संबंध में सही है। आयनिक यौगिक, मैंने फिर बोला ना, आयनिक यौगिक का मतलब कि उसमें धनायन और ऋणायन दोनों से बना होता है। तो ऐसा है, जरा तुम ही सोचो कि जब ये आयनिक यौगिकों का बना होता है, यानी आयनों का बना होता है, तो सीधी सी बात है इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, तो बिल्कुल सही है। और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा भैया, तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी ज्यादा होगा, ये भी सही है। और जलीय विलयन की अवस्था में ये विद्युत का भी चालन करेगा, यस या नो, विद्युत का भी। थोड़ी विद्युत आपने पढ़ा होगा ना कि आयनों का प्रवाह होता है, विद्युत धारा जो होता है, कि आपने विद्युत धारा वाला चैप्टर में जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप विस्तार से पढ़ना, ठीक है ना। तो चलो एक याद रखो कि जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का ये सुचालन भी होता है। तो मेरे अनुसार ये हुआ कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका मतलब कौन होना चाहिए मेरा, डी नंबर। और डी पर हम मार देते हैं तो सारा का सारा मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे बच्चे कि आयनिक यौगिक जो होता है प्लस और माइनस, यानी कि धनायन और ऋणायनों का बना होता है, और इस वजह से इसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, और जलीय विलयन की अवस्था में ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि अयस्ट्रो में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको दो चीज हम बताते हैं, एक होता है खनिज, ठीक है ना, और दूसरा होता है अयस्क, ठीक है। तो खनिज क्या होता है, खनिज प्राप्त किया जाता है पृथ्वी के अंदर से। कहां से बच्चे, पृथ्वी के अंदर से। हम उस चीज को खनिज बोलते हैं जिसमें धातु हो, जिसमें क्या हो, धातु हो, यानी धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पहली बात, खनिज की परिभाषा जान गया, धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही है, ये याद रखो। अयस्क क्या है, खनिज ही है, यानी ये भी पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। कहां से, पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। लेकिन हम उसी खनिज को अयस्क बोलेंगे जिसमें ज्यादा धातु हो। क्या हो बच्चे, ज्यादा धातु हो, कम खर्च में, ठीक है ना, और कम समय में, और आसानी पूर्वक, क्या आसानी पूर्वक हम धातु अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ही हम उस खनिज को क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि अयस्क क्या है, वो खनिज ही है, लेकिन हम उसी खनिज को अयस्क बोलेंगे बच्चे जिससे हम कम खर्च में ज्यादा धातु प्राप्त कर सके, और कम समय में भी, और ज्यादा हमको मेहनत भी ना करना पड़े, तो ही हम उस खनिज को क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सभी अयस्क क्या हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो अयस्क में जो अशुद्धियां होती है ना, उसे हम गैंड कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, गैंड, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पर ध्यान देना, देखो अगर ये अयस्क है, सांद्रित अयस्क है, और इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी O+O2 इसके उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो, तो इस क्रिया को बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। इसका एक और नाम होता है जारण। क्या नाम होता है, जारण। लेकिन अगर आप सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब आप गर्म करते हो ना, तो इसका नाम दिया जाता है निस्तापन। क्या नाम दिया जाता है, निस्तापन। चलो अब मुझे बताओ, भर्जन और जारण, इन दोनों की परिभाषा समझो। सॉरी, भर्जन और जारण दोनों एक ही चीज है। निस्तापन, भर्जन और निस्तापन के बारे में समझो। भर्जन क्या होता है कि इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यहां तो ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला है ना, तो सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला है तो हमारा आंसर भर्जन होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगला मेरा प्रश्न है कि किसी अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहां पर ध्यान देना, अनुपस्थिति बोल दिया, तो अनुपस्थिति बोल दिया तो हम भी लगा देंगे निस्तापन। हम भी कम थोड़े रहेंगे भाई, और उपस्थिति बोले तो भर्जन पर लगा देना, अनुपस्थिति बोले तो निस्तापन पर लगा देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं।
अगला मेरा प्रश्न ये है कि यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे की सतह पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? देखो यसद लेपन बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यसद लेपन होता है जैसे लोहा हो गया, ठीक है ना, और लोहा के ऊपर जब आप जस्ता की परत चढ़ा देते हैं ना बच्चे, तो इसे इस प्रक्रिया को बोलते हैं यसद लेपन। तो सीधी सी बात है, मैं जस्ता पर लगा देंगे, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि सोने का शुद्धतम रूप है, तो सोने का शुद्धतम रूप जो होता है बच्चे वो होता है 24 कैरेट। क्या होता है? 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अगला मेरा प्रश्न क्या है? अगला मेरा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है बच्चे, सीनाबार किस धातु का अयस्क है? तो ये याद रखना, पारद यानी कि मरकरी, ठीक है ना, यानी कि Hg इसका संकेत होता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, जिंक का Zn होता है और कॉपर का Cu होता है। लेकिन आपका आंसर कौन होना चाहिए बच्चे? C होना चाहिए। सीने बार जो होता है वो पारद यानी पारा यानी मरकरी यानी Hg का क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।